जय श्री राम। तो आज की वीडियो में हम सेट 5 करेंगे 2022 का और कोशिश करेंगे, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि इस सेट को एक ही वीडियो में कर लें हम। तो जो क्वेश्चंस हम पहले के सेट्स में कर चुके हैं, खासतौर पे 2023 के सेट्स में, तो वो हम दोबारा नहीं करेंगे इस सेट्स में। अगर वो रिपीट होंगे तो वो आप वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या कि एफ फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 2f फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है, तो इस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। देखिए, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला ये होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो पहले के लिए उत्तल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी हमें 1/f लेनी है, तो इसको थोड़ा अलग करने के लिए बड़ा एफ लिख लेते हैं, ठीक है। और दूसरा अवतल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी हमें -2f लेनी है। तो क्या हो जाएगा 1/f -1/2f। एलसीएम आ जाएगा इसका 2f इंटू यह हो जाएगा 2 -1 यानी 1/2f। तो 1/f की वैल्यू आ गई 1/2f, यानी जो फोकस दूरी f आ जाएगी वो हो जाएगी 2f, यानी पॉजिटिव ही है, बस फोकस दूरी डबल होगी यानी पावर हाफ होगी। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, वो होगी +2f होगी। अगला क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो है वो न्यू है तथा निरोधी विभव v के बीच खींचे ग्राफ की ढलान क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की समीकरण क्या होती है, एच न्यू इक्वल टू डब्लू प्लस ये इक्वल टू डब्लू प्लस के मैक्स, ये होती है। अब जो गतिज ऊर्जा है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ एच न्यू इक्वल टू डब्लू प्लस ई वी। यहाँ पर ये वी क्या दर्शा रहा है, वी दर्शा रहा है निरोधी विभव को, ठीक है। और अगर मैं इस ई से डिवाइड कर दूँ इस इक्वेशन को तो क्या होगा एच न्यू अपॉन ई इक्वल टू डब्लू प्लस वी। या फिर इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं तो मैं लिख सकता हूँ v बराबर एच न्यू अपॉन ई उस सॉरी जब मैं इस e से डिवाइड करूंगा ना तो इस साइड भी डिवाइड होगा, साथ में इधर भी यहाँ पे भी डिवाइड होगा। तो पूरे को डिवाइड करेंगे ना तो इधर भी एच न्यू बाई ई होगा, इधर भी डब्ल्यू बाई ई हो जाएगा, वो प्लस ये ई वी बच गया। तो ई से तो ई कट जाएगा, वी बचेगा यहाँ पे खाली, तो एच न्यू बाई ई, ये जो है इधर माइनस में चला गया तो -w/e। तो अगर मैं इसको लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। y की जगह क्या है v है, x की जगह क्या है न्यू है, ठीक है। तो m यानी प्रवणता उसकी जगह क्या है h/e है, ठीक है। तो इसकी ढाल क्या है, इसकी ढाल है h/e, ओके। जब ये कब है, जब हमने v को जो है यानी निरोधी विभव को y एक्सिस पे लिया है, ठीक है, और न्यू को लिया है x एक्सिस पे, तो ढाल कितनी है h/e है, ओके। सो दैट इज h/e। अगला क्वेश्चन है कि जो ये प्रदर्शित पीएन संधि डायोड है इसमें कौन सा जो है वो अग्राभिनत है, कौन सा डायोड। देखो, अग्राभिनत के लिए पी जो क्षेत्र है वो हाई पोटेंशियल उच्च विभव पे होना चाहिए और एन निम्न विभव पर। यहाँ देखो ये पी क्षेत्र ग्राउंड है, ग्राउंड का मतलब है 0 वोल्ट, तो ये तो 0 वोल्ट पे है। और एन क्या है, एन -10 पे, -10 मतलब कम, निम्न विभव है, 0 वोल्ट उससे उच्च विभव है। तो पहले वाला ही क्या है जो है ये अग्राभिनत है, ठीक है, क्योंकि पी उच्च विभव पे है, 0 होते हुए भी ये उच्च पे है क्योंकि एन निगेटिव पे है। दूसरे साइड में देखें तो एन 0 वोल्ट पे है और पी जो है वो -10 पे, तो पी निम्न विभव पे होगा और एन उच्च विभव पे होगा, तो ये उत्क्रम अभिनत है। दूसरे साइड पे देखें हम एन जो है +2 वोल्ट है और पी जो है -5, तो पी भी इस बार भी पी कम विभव पे है, एन उच्च विभव पे है। इस वाले में देखो तो पी 0 विभव पे है, ठीक है, और एन जो है वो +10 है, ठीक है, मतलब उच्च विभव पे है इस पी की तुलना में, तो ये भी क्या है उत्क्रम अभिनत है। तो सिर्फ जो मेरा पहले वाला ऑप्शन था यही क्या था मेरा अग्र अभिनत था, क्योंकि इसमें पी उच्च विभव पे है, 0 वोल्ट उच्च है, -10 से, एन निम्न विभव पे है।
अगला है, दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन का स्थिर विद्युत बल कार्य करता है को यदि इन आवेशों को K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तो क्या होगा, तो जो वो बल होगा वो K गुना कम हो जाएगा, यानी बल क्या हो जाएगा, F अपॉन K हो जाएगा। ठीक है, जो बल होता है वो K गुना कम हो जाता है यदि आवेशों को क्या है, K परावैद्युतांक के माध्यम में रखते तो। अगला क्वेश्चन है कि L लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा जाता है। ठीक है, कुंडली में वैद्युत धारा I प्रवाहित करने पर उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। देखो L लंबाई का तार है, ठीक है, और इसी को मोड़ के हम क्या है, वृत्ताकार कुंडली बनाए इसी को मोड़ के, तो जो इसकी परिधि होगी, ये त्रिज्या इसकी R है और परिधि क्या होगी 2πr, तो 2πr की वैल्यू क्या है, L के बराबर है, क्योंकि लंबाई तो अभी भी उसकी L ही होगी, तार गया बस वो व्रत बन गया, तो त्रिज्या R क्या आ जाएगी, त्रिज्या R हो जाएगी L अपॉन 2π। ठीक है, और एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें जो है I धारा बह रही हो, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है B बराबर म्यू नोट I अपॉन 2R, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला। तो म्यू नोट I अपॉन 2 इंटू R की वैल्यू क्या, L अपॉन 2π, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, या देखिए म्यू नोट पाई आई, पाई ऊपर चला जाएगा, I अपॉन L, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये आंसर है। तो ये म्यू नोट पाई आई अपॉन L, क्वेश्चन नंबर पहला ही है, ऑप्शन नंबर। अभी अगला क्वेश्चन देखो कि यदि जो λ1 λ2 और λ3 है वो क्रमशः दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें और सूक्ष्म तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य निरूपित करती है, तो इनमें क्या रिलेशन होगा। देखो सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी, यानी λ3 तो सबसे ज्यादा होने वाला है इसमें और इसमें, और जो एक्स किरणें हैं उनकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। ठीक है, दृश्य प्रकाश की इनके बीच में पड़ेगी, तो λ2 सबसे कम है और बीच में λ1, तो राइट ऑप्शन। अब खंड बैग है, खंड बैग कह रहा है कि जर्मेनियम को पी प्रकार का अर्धचालक कैसे बनाए, तो जर्मेनियम को पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए इसमें जो है 3 संयोजी अशुद्धि की हमें डोपिंग यानी मादन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की अगर मैं इसमें डोपिंग करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये पी टाइप का अर्धचालक बन जाएगा। अब नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया क्या है, तो नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया है कि अगर हम जो है जो भी पदार्थ है मेरा उस पर हम न्यूट्रॉन की बमबारी करें, तो एक न्यूट्रॉन जो है एक नाभिक ने अवशोषित किया और वो जो है 2 खंडों में विभाजित हुआ, यानी उसका नाभिकीय विखंडन हुआ, तो अब उससे जो है आगे 2 या 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। अब वो न्यूट्रॉन जो है आगे के नाभिकों को विखंडित करवाएंगे, अब उनसे फिर और हर एक नाभिक से 2 2 3 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, उनसे और आगे के नाभिक विखंडित होंगे, तो एक जो अभिक्रिया एकदम से बहुत तेजी से होने लगेगी। ये क्या होती है, श्रृंखला अभिक्रिया होती है। जैसे कि देखो ये जो है एक नाभिक था, ओके, इस पे जो है एक न्यूट्रॉन की बमबारी हुई, एक न्यूट्रॉन है इससे आगे टकराया, ओके, उस जिससे क्या होगा, इसका नाभिकीय विखंडन होगा और इससे जो है 3 और न्यूट्रॉन निकले, ओके। अब ये 3 न्यूट्रॉन जो है और 3 नाभिक से जाके टकराएंगे, उनका विखंडन होगा, ये 2 टुकड़ों में टूटा, ये भी 2 टुकड़ों में, ये भी 2 टुकड़ों में, इनसे और न्यूट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, अब ये जाके और नाभिकों से टकराएंगे, उनका विखंडन होगा, तो इस चीज को हम बोलते हैं चेन रिएक्शन या श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, समझ रहे हो, समझ जाओ बस, डेफिनेशन नहीं लिखी जा रही तो बुक से देख लो, बुक भी अपने पास रखा करो, ओके। या सुनो ध्यान से कि जब किसी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाए, तो जब वो नाभिक विखंडित होगा तो उससे फिर से 2 या 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, वे न्यूट्रॉन आगे जाके अन्य नाभिकों को विखंडित करेंगे, अब उन नाभिकों से और न्यूट्रॉन निकलेंगे जो कि अन्य नाभिकों को विखंडित करेंगे, तो इस तरीके से
नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की एक श्रृंखला बन जाती है, जिसको हम श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, है ना। ऐसा ही कुछ है। तो अगला क्वेश्चन है कि पराबैंगनी किरणों के किन्हीं दो उपयोगों को लिखिए। तो पराबैंगनी किरणों के उपयोग है, देखो एक तो जैसे चोरों से सुरक्षा के अलार्म में, एक है जीवाणुओं को नष्ट करने में, एक है जो चिकित्सा में जो उपकरण होते हैं उनको शुद्ध करने में, कि भाई जो चिकित्सा में, क्योंकि वो बॉडी से टच होंगे ना, उसमें जीवाणु ना चले जाए, तो बैक्टीरिया वगैरह कुछ गड़बड़ हो उसको जो है शुद्ध करने में। तो ये 2-3 उपयोग है, बाकी आप बुक से देख लियो इसके उपयोग, है ना। अभी बुक खोल लो, अभी देखो और अभी उनको लिखो, याद हो जाएंगे अभी इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में, ठीक है। अब अगला देखो, यदि प्रत्यावर्ती धारा का, अभी लिखो उनको, बुक खोलो जल्दी, फिर अगला देखना, पॉज कर दो तब तक। यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यम मूल मान √2 एम्पियर हो, तब धारा का शिखर मान क्या होगा। नहीं दिख रहा ना, मैं बोल रहा हूँ शिखर मान ही पूछ रहा है, धारा का शिखर मान, ठीक है। भाई देखो ज्यादा फोकस इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसकी छपाई बहुत गंदी हो रखी है यार, बहुत मतलब इतना क्लियर नहीं दिखेगा, ये प्रिंटिंग इसमें बहुत गंदी हो रही है, तुम लोगों को लगेगा वीडियो साफ नहीं है। तो देखो जो वैसे कई लोगों को कर लिया होगा, जो शिखर मान होता है I0, वो क्या होता है √2 टाइम्स होता है IRMS का, ठीक है। और IRMS इसने खुद √2 एम्पियर दिया है, तो √2 इंटू √2 एम्पियर, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर की धारा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है। तो ये है सब लोगों के याद। देखो अगर हम अपने बाएं हाथ, देखो मैं पूरे अच्छे से तो अपना हाथ पूरा दिखा नहीं सकता यहाँ पर जितना दिखे उतना देखो। अगर हम अपने बाएं हाथ की ये जो मध्य उंगली का है, ये जो तर्जनी उंगली और जो अंगूठा है, इनको एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाए कि ये जो उंगली है वो दर्शाए धारा की दिशा I, ओके, I धारा की दिशा, और ये जो है ये उंगली दर्शाए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B की दिशा, B यानी चुंबकीय क्षेत्र, अच्छे से नहीं दिख रहा B। तो जो मेरा अंगूठा होगा, अंगूठा किसकी दिशा दर्शाएगा, अंगूठा दर्शाएगा बल की दिशा, ठीक है। ये B चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, I धारा की दिशा, तो अंगूठा दर्शाएगा बल की दिशा, ओके। अगला कह रहा है 1 फैराडे, फैराडे नहीं फैराड है, ठीक है, क्या होना चाहिए फैराड। तो 1 फैराड विद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो गोलीय चालक की जो धारिता होती है C बराबर क्या होती है 4πε0r, C की वैल्यू क्या दे रहा है 1, और ये आ जाएगा इधर डिवाइड में अपॉन 4πε0 इक्वल टू r, और इसकी वैल्यू पता है आपको कितनी है, इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹, ठीक है। और फैराड बटे जो भी इसका 1/4πε0 का मात्रक होगा न्यूटन स्क्वायर बटे किलोमीटर, कट के जो मात्रक बचेगा r त्रिज्या का वो क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला कह रहा है क्वेश्चन की बोर मॉडल की सहायता से सिद्ध कीजिए कि किसी परमाणु के भीतर किसी स्थायी कक्षा की जो परिधि है वो उस कक्षा के संगत इलेक्ट्रॉन के दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के पूर्ण गुणज होती है। देखिए बोर मॉडल के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है वो क्या होता है h/2π का पूर्ण गुणज होता है NH/2π, और कोणीय संवेग में इसका लिख सकता हूँ mvr बराबर NH/2π। तो एक काम करो 2π को तो इधर ले आओ, ठीक है, 2π को इधर और mv को इधर, इसको इधर, तो क्या हो जाएगा 2πr बराबर n × h/mv, ठीक है। अब देखो 2πr तो क्या होगी 2πr होगी कक्षा की परिधि 2πr होती है, और h/mv ये क्या होता है, ये होता है दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, तो 2πr बराबर n लैम्डा, जहाँ लैम्डा क्या है दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, ओके। और ये 2πr क्या है परिधि, तो भाई परिधि जो है उस कक्षा की वो दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की पूर्ण गुणज है, यही हमको सिद्ध करने को बोल रहा था, तो बोल कर दिया हमने,
ठीक है। अब कह रहा है सूक्ष्मदर्शी का, किसी सूक्ष्मदर्शी का जो है नामांकित चित्र किरण आरेख बनाइए। नामांकित किरण आरेख कह रहा है हमको बनाइए किसी सूक्ष्मदर्शी का। तो भाई ये तो यार पिछले कई सेट्स में सूक्ष्मदर्शी के क्वेश्चन हम करते आए हैं, ठीक है। तो वहां हमें बार बार इसका चित्र भी बनाने को बोलते थे, वो बना रखा है। या फिर ये आपने वो नहीं किया तो अपनी बुक से देख लो, वो बना लो चित्र, ठीक है। अभी नहीं बना रहे इसका। आगे क्या है कि किसी धातु प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति दोगुनी करने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये मान लिया पहले हम जो है उस पर जो है न्यू आवर्ती डाल रहे थे, न्यू। तो हमें पता है प्रकाश विद्युत प्रभाव की समीकरण एच न्यू बराबर डब्लू यानी कार्यफलन प्लस के मैक्स जो भी उसकी महत्तम गतिज ऊर्जा है। अब हमने क्या करा, हमने जो है ऊर्जा डाल ली उस पे एच इंटू टू न्यू, ये एनर्जी डालने लगे हम। क्लियर कहाँ से आएगा, ठीक है। अब जो W है वो तो वही सेम रहेगा। अब ये गतिज ऊर्जा कुछ के मैक्स डैश होगी। ओके, एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाते हैं। तो 2h न्यू में से एक h न्यू गया तो इधर क्या बचेगा, h न्यू बचेगा। इधर W में से W घट जाएगा और इधर बचेगा के मैक्स डैश माइनस के मैक्स, ठीक है। तो अगर मैं इधर इसको इधर ले आऊँ, h न्यू प्लस के मैक्स बराबर के मैक्स डैश। तो देखो जो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो पहले से क्या होगी, एच न्यू एनर्जी उसकी बढ़ गई है, ठीक है। उसकी जो एनर्जी है वो एच न्यू बढ़ गई है नहीं। या फिर अगर मैं इसको के मैक्स से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, एच न्यू अपॉन के मैक्स प्लस 1, दोनों साइड करा तो इधर क्या होगा, के मैक्स डैश अपॉन के मैक्स। ओके, इसको ब्रैकेट में बंद करो और इसके इधर मल्टीप्लाई कर दो, एच न्यू अपॉन के मैक्स प्लस 1 इंटू के मैक्स बराबर के मैक्स डैश। इससे क्या हुआ, इससे हम कह रहे हैं कि जो के मैक्स डैश है अब वो पहले जो एनर्जी थी उसकी एच न्यू बटा के मैक्स प्लस 1 इतने गुणी बढ़ गई है, ठीक है। यानी जो मैं आवर्ती को दुगनी किया उसको न्यू से मैंने 2 न्यू किया, तो जो मेरी गतिज ऊर्जा है वो के मैक्स से कितनी होगी, के मैक्स की एच न्यू बटे के मैक्स प्लस 1 इतने गुणा वो जो है बढ़ गई है। अब डिपेंड करता है ये रेशियो पे, ये रेशियो हमेशा वैसे 1 से बड़ा ही होगा क्योंकि जो एच न्यू की वैल्यू होगी यहाँ पर भी देखो तो एच न्यू की वैल्यू के मैक्स से तो ज़्यादा ही होगी, तो जो है 2 गुणे से ज़्यादा ही बढ़ जाएगी जो गतिज ऊर्जा है, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तांबे के 3 तारों के द्रव्यमान 1:3:5 के अनुपात में है, ठीक है। अब तीनों तांबे के हैं और तीनों के द्रव्यमान जो है 1:3:5 में है। तो भाई देखो घनत्व तो भाई तांबा है तो तीनों का सेम ही रहेगा, तो ये ज़्यादा क्या हो रहा है, ये आयतन है, आयतन इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 5 है, तो आयतन का अनुपात भी क्या होगा 1:3:5। और उनकी लंबाइयों के जो अनुपात है वो कितने हैं, वो होगा वो है 5:3:1, ठीक है। तो उनके वैद्युत प्रतिरोधों के क्या अनुपात है वो पूछ रहा है। देखो आयतन के जो अनुपात है वो क्या है, यानी V1 रेशियो V2 रेशियो V3 क्या है, वो है 1:3:5। ओके, तो हम कह देते हैं कि ये जो V1 है उसको हम बोलते हैं, कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं K। तो फिर जो मेरा V2 होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3K और V3 हो जाएगा मेरा 5K, राइट। और जो लंबाई है L1 रेशियो L2 रेशियो L3 वो क्या है,
वो है 5:3:1 के अनुपात में। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हम इसमें हम बोल देते हैं कि जो L1 है, L3 सॉरी, तो L3 को हम बोल देते हैं ये है K डैश। ठीक है, तो जो L2 होगा वो हो जाएगा मेरा 3K डैश, और जो मेरा L1 होगा, L1 भाई देखो ये K है, ये 3 है तो ये 3 हो गया, ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा, L3 के L1 जो होगा वो हो जाएगा 5K डैश। ओके, अब देखिए जो मेरा V1 होगा वो होगा A1 और L1। ठीक है, V1 कितना है, V1 है K, और A1 मुझे पता नहीं, L1 क्या है मेरा, L1 है मेरा 5K डैश इंटू 5K डैश। तो यहाँ से A1 आ जाएगा, A1 बराबर K अपॉन 5K डैश। ठीक है जी, और जो मेरा प्रतिरोध निकालना है A1 है, प्रतिरोध R बराबर क्या होगा, देखो रो तीनों तांबे है तो उनका रो तो सेम रहेगा, रो L1 अपॉन A1। ठीक है जी, तो रो तो सेम ही, L1 की वैल्यू क्या थी, L1 की वैल्यू थी 5K डैश, यानी 5K डैश अपॉन जो A1 की वैल्यू है वो है K अपॉन 5K डैश, यानी K बाई 5K डैश। तो जो 5K डैश है इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो हो जाएगा 5×5 = 25 और रो K डैश का स्क्वायर और डिवाइड में K, ये आ गई R1 की वैल्यू। पहले वाले का प्रतिरोध R1 क्या आ गया, 25 रो K डैश स्क्वायर बटा K। ऐसे ही हम करेंगे कि भाई जो मेरा V2 है, ठीक है, V2 क्या होगा, V2 होगा L2 और A2, और V2 की वैल्यू जो है मेरी 3K है, 3K, और L2 की क्या है, L2 की क्या है भैया, L2 की भैया 3K डैश है, बराबर 3K डैश और A2, तो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, A2 क्या हो गया, A2 हो गया मेरा K अपॉन K डैश। ठीक है, अब R2 निकालना है, तो R2 क्या आ जाएगा, R2 हो जाएगा रो L2 अपॉन A2, यानी रो L2 क्या था, L2 था 3K डैश, और A2 क्या आया अभी, A2 आया K अपॉन K डैश, K बाई K डैश। तो K डैश जो है इतने चला गया। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3 रो K डैश स्क्वायर अपॉन K, ये हो गया जी। अब निकालना है मेरे को R3 निकालना है। R3 के लिए पहले V3 बराबर A3 इंटू L3 ऐसे लिखेंगे, V3 बराबर A3 इंटू L3। अब V3 कितना है जी, V3 है जी मेरा 5K। ठीक है जी, ये है 5K बराबर A3, और जो L3 था, L3 को हमने क्या बोल रहा था, L3 को K डैश मानना था, L3 को K डैश मानना था नहीं, L3 है जी K डैश, तो यहाँ से A3 निकल जाएगा 5K अपॉन K डैश बराबर A3, और जो R3 आएगा, R3 क्या आ जाएगा, रो L3 अपॉन A3, यानी रो K डैश है दो, और अपॉन 5K बाई K डैश, तो K डैश की मल्टीप्लाई यहाँ चली जाएगी, ये हो जाएगा रो K डैश स्क्वायर अपॉन 5K। अब सारों को लिख लेते हैं एक साथ, R1 R2 R3 को यहाँ लिख लेते हैं, R1 रेशियो R2 रेशियो R3 क्या है, पहले वाला है रो इंटू 25 K डैश स्क्वायर बटा K, ये था नहीं, हाँ, दूसरे वाला था 3 रो K डैश स्क्वायर बाई K, और तीसरे वाला है 1/5 रो K डैश स्क्वायर बाई K। तो बाकी सब चीज़ें तो कटी जाएगी, K डैश स्क्वायर बाई K और रो, K डैश स्क्वायर बाई K रो, K डैश स्क्वायर बाई K और रो, बचेगा क्या, 25 रेशियो 3 रेशियो 1/5,
5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 पंजे 125, रेशियो 3 पंजे 15 और रेशियो 1। तो ये अनुपात होगा उनके प्रतिरोधों का। ठीक है, R1 रेशियो R2 रेशियो R3 आएगा, 125 रेशियो 15 रेशियो 1। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसमें अगर हम देखें, हमने पहले कॉन्सेप्ट यूज किया कि भाई तांबा है तो सबका घनत्व सेम है, तो जो अनुपात है द्रव्यमान का वही अनुपात है उनके वॉल्यूम का। ओके, दूसरी चीज हमने ये यूज की, जो वॉल्यूम है वो क्या होगी, वो लंबाई और जो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा उनकी मल्टीप्लाई होगी, है नहीं। और तीसरी चीज जो है, ये फॉर्मूला प्रतिरोध का, R बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला होता है R बराबर रो एल अपॉन ए, इसलिए R1 क्या हो गया, रो L1 अपॉन A1, R2 बराबर रो L2 अपॉन A2। और रो भी सबका सेम था क्योंकि सबके सब तांबे के ही तार थे। ठीक है, तो ये सब चीज करके हमने R1 R2 R3 निकाल लिया ऐसे, और फाइनली उनकी वैल्यूज ऐसे पुट कर दी। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है। नाभिकीय संलयन हमारा हो चुका है। नाभिकीय संलयन क्या होता है, जब दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, उसको हम नाभिकीय संलयन बोलते हैं। और नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन से कैसे भी ना, तो भाई नाभिकीय विखंडन में होता है कि एक बड़ा नाभिक, ठीक है, एक बड़ा नाभिक जो है दो या दो से ज्यादा छोटे नाभिकों में टूटता है, वो होता है नाभिकीय विखंडन। तो फर्क है ना, एक में तो दो या दो से अधिक नाभिक मिलके एक बड़ा नाभिक बना रहे हैं। ठीक है, दूसरे में क्या हो रहा है, एक जो बड़ा नाभिक है वो दो या दो से ज्यादा छोटे नाभिकों में टूट रहा है। तो प्रकृति में नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण दीजिए। तो प्रकृति में नाभिकीय संलयन का उदाहरण है सूर्य। सूर्य में जो हीलियम के नाभिक है, सॉरी जो हाइड्रोजन के नाभिक है, वो मिल करके क्या बनाते हैं, एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं। एक पूरी साइकिल होती है। ठीक है, तो प्रकृति में जो सूर्य से हमें जो ऊर्जा मिल रही है वो नाभिकीय संलयन से मिल रही है। ओके, तो वो उसका उदाहरण हो गया। अब अगला फिर से क्वेश्चन है हमारे पास कि जो परिपथ हमें दिखाया गया है, इसमें धारा I, I1, I2 और I3 के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है जी, ये 20 वोल्ट की बैटरी है। यार ये I1 तो तो इधर को करना चाहिए था ना, I करंट तो जो है भैया वो इधर को जाना चाहिए। ठीक है, तभी तो उसमें जाएगा, पर कोई नहीं, इसने जो है ऐसे दे इस दिशा में दे रखा था। चलो कोई बात नहीं। इधर देखो, ये पॉजिटिव सिरा है और ये निगेटिव सिरा है नहीं। तो इधर जो है, इधर ये N है और ये P है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया उत्क्रम अभिनत। समझ रहे हो, उत्क्रम अभिनत हो गया। तो उत्क्रम अभिनत में क्या हो रहा है, उत्क्रम अभिनत में करंट नहीं जाएगा ना, ये उत्क्रम अभिनत में यहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, ये ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा। तो I1 की तो वैल्यू क्या हो जाएगी डायरेक्टली, I1 तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, दूसरा अब ये P क्षेत्र है, इधर N क्षेत्र है, ये अगर अभिनत है ये भी अगर अभिनत है, तो इसमें I2 और I3 धारा जाएगी। तो ये दोनों कैसे क्रम में जुड़े हैं, ये दोनों समांतर। और डायोड का हमें कोई प्रतिरोध वगैरह नहीं है, तो डायोड मुझे आदर्श प्रतिरोध ही लेना है, मतलब आदर्श डायोड लेना है, यानी प्रतिरोध इसका 0। तो ये 50 और ये जो 150 है, ठीक है, तो ये जो है कौन से क्रम में है, ये मेरे भाई समांतर क्रम में। ओके, तो समांतर क्रम में इनको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 50 और 150 को समांतर क्रम में जोड़ो तो 1/50 प्लस 1/150 कितना हो गया, 3, ये 4/150, या उल्टा करेंगे तो 150/4 यानी 75/2। ये हो गया इन दोनों का मिलके प्रतिरोध। और फिर जो ये करंट फिर इस इधर जा रहा है, तो इस 100 के साथ किस क्रम में, 100 के साथ देखो इधर I करंट आया यहाँ तक का, और यहाँ से आगे फिर से I करंट जाएगा, I2 I3 मिलके I बन जाएंगे फिर से। I करंट ही तो भाई I1 में तो कुछ गया ही नहीं, तो यहाँ तक I आया, वो I ही दो हिस्सों में टूट गया, I2 में और I3 में, और यहाँ पे फिर से I2 और I3 मिलके I बन गए। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या जा रहा है, यहाँ से I आया और यहाँ से भी I जा रहा है। तो इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आया है 75/2 ओम, वो इस 100 के साथ क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध हो जाएगा
100 प्लस 75/2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 275/2 ओम। ठीक है, तो धारा आई क्या हो जाएगी, धारा आई है, कुल धारा 20/275/2 हो जाएगी, यानी आई बराबर 20 वोल्ट बटा 275/2 ओम। ठीक है, तो 2 तो ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा 40/275, 5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 पंजे 40 और बच्चे 5 पंजे 25, 2 5, ये 8/55 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई। अब देखो इधर जो है यही आई दो हिस्सों में बट रहा है, I2 में और I3 में। अब थोड़ा कॉपी उठा लेते हैं, वो डायरेक्टली बता दूंगा मैं इसको। देखो आई तो कितना है मेरा, 8/275 एम्पियर, सॉरी 55 एम्पियर, 8/55 एम्पियर आया। ओके, अब देखो ये I2 आ रहा है, इसमें I3, इसमें देखो आई ही दो हिस्सों में टूट रहा है, यानी एक चीज तो श्योर है कि I2 प्लस जो I3 है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, आई के बराबर है। अब यहाँ प्रतिरोध का अनुपात क्या है, प्रतिरोध का अनुपात है 1:3, प्रतिरोध का अनुपात 1:3 है, तो धारा का अनुपात क्या होगा, 3:1। ठीक है, यानी जो I2/I3 इसका जो रेशियो होने वाला है ना, वो होने वाला है 3:1। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ I2 को लिख सकता हूँ मैं, I2 बराबर 3I3। ओके, तो I2 बराबर 3I3, तो 3I3 और 1I3 यानी 4I3 बराबर आई। तो I3 क्या आ जाएगा, I3 बराबर हो जाएगा I/4। ठीक है, और I को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/55 एम्पियर। तो I3 की वैल्यू 2/55 एम्पियर, और जो I2 है वो I3 का 3 गुना, यानी 3 गुना 2/55 एम्पियर, यानी 6/55 एम्पियर। यानी जो आई करंट आ रहा था 8/55 एम्पियर का, वो दो हिस्सों में टूट गया, एक में गया 2/55, एक में 6/55, जुड़ के फिर से। तो भाई इसमें जो आई की वैल्यू है, ठीक है, और आई की अगर मैं ये वाली डायरेक्शन ले ना, ये वाली, तो फिर मुझे निगेटिव लेना चाहिए वैल्यू, क्योंकि आई तो इस डायरेक्शन में जाएगी 8/55 एम्पियर प्लस से। ठीक है, तो अगर ये ऐसे कर रहा हूँ मैं, तो आई बराबर लेनी पड़ेगी फिर -8/55 एम्पियर, और ये I2 है 6/55 एम्पियर, I3 है 2/55 एम्पियर, और I1 कितनी है, I1 है 0 एम्पियर, क्योंकि ये पश्चाभिनत है। तो भाई आधे घंटे के करीब हमारी वीडियो हो चुकी है, एंड माय फोन्स बैटरी इज आल्सो गेटिंग लो वेरी फास्ट। तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं, मैं चार्ज करके इसको पार्ट 2 में जैसे कि अब तक करता है तो वैसे ही रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। सो कोई नहीं, आप पढ़ते रहिए, आपकी मैं ये प्ले लिस्ट बना दूंगा, उसमें आपको आसानी से मिल जाएंगे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। तो आधे घंटे तक पढ़ के आप, मतलब इनफ रहता है यार, एक आधे घंटा पढ़ के फिर 5 ही मिनट का रेस्ट लो, है ना, फिर से नेक्स्ट से स्टार्ट करना, रिफ्रेश हो जाओ थोड़े। ओके, तो 5 मिनट बाद फिर से पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। ओके, जय श्री राम, जय श्री राम।